अगर किसी लड़की के बारे में यह कहा जाए कि वह जहाँ जाती है वहाँ मौत चलती है, तो क्या आप उसे दोषी मानेंगे? और अगर वही लड़की खुद नहीं जानती कि वह ऐसी क्यों है, तो आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जिसे लोग विष कन्या कहते हैं। कहानी को बीच में मत छोड़ना दोस्तों, क्योंकि जो अंत में सच खुलेगा वह शुरुआत को भी बदल देगा। धरती के नीचे जहाँ इंसानों की आवाज़ नहीं पहुँचती, वहाँ बसा था नागलोक। नागलोक में उस रात कुछ भी ठीक नहीं था। नाग बार बार अपने फन उठाकर धरती की ओर सूंघ रहे थे। नाग माता सुषेणा अपनी शिला पर बैठी थी, लेकिन पहली बार उनका मन शांत नहीं था। तभी एक वृद्ध नाग बोला, माता, मनुष्य में जहर को भोजन बनाया जा रहा है। नाग माता की आंखें खुल गई। उन्होंने ध्यान लगाया। जो दृश्य दिखा उसने उन्हें भीतर तक हिलाकर रख दिया। एक नवजात बच्ची, मानव देह, लेकिन उसकी नसों में जहर घुलाया जा रहा था। नाग माता बुदबुदाई, यह तो कन्या नहीं, यह तो शाप है। उसी क्षण आकाश से गूंजती हुई आवाज आई, यह कन्या न पूरी निर्दोष होगी और न ही पूरी दुष्ट। यह उन लोगों का पाप बनेगी जो इसे हथियार बनाएंगे। और अगर इस कन्या को कभी अपना सच पता चल गया तो वह खुद अपना न्याय करेगी। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि नाग माता ने इस भविष्यवाणी के बाद क्या किया होगा, तो कहानी अभी बीच में मत छोड़कर जाइएगा। इधर धरती पर आर्यावर्त का एक शक्तिशाली राजा था, राजा देवदत्त। राज्य बड़ा था, सेना बहुत मजबूत थी, लेकिन राजा चैन से सो नहीं पाता था। उसे हर समय डर रहता कि कोई जहर दे देगा, कोई अपने ही महल में मुझे मार देगा। उसने अपने गुरु आचार्य कालकेतु को बुलाया। राजा बोला, मुझे ऐसा हथियार चाहिए जो दिखे नहीं पर दुश्मन को खत्म कर दे। कालकेतु कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो फिर हमें एक विष कन्या बनानी होगी। राजा ने सवाल नहीं किया, बस सिर हिला दिया। और यही एक मासूम जिंदगी राजनीति का हिस्सा बन गई। एक अनाथ बच्ची लाई गई, नाम रखा गया वसुधा। उसे नहीं पता था वह क्यों यहाँ है, उसके साथ क्या किया जा रहा है। दूध में बहुत थोड़ा सा जहर मिलाया गया, इतना कि वह मरे नहीं, बस जीना सीख ले। पहले वह रोती थी, फिर बीमार पड़ती थी, फिर उसका शरीर आदत डालने लगा। लेकिन जहर सिर्फ शरीर में नहीं जाता, वह चुपचाप आत्मा में भी उतरता है। एक दिन एक दासी ने गलती से वसुधा को छू लिया। कुछ ही पलों में वह जमीन पर गिर पड़ी। वह मर चुकी थी। महल में हड़कंप मच गया। वसुधा कांप रही थी। उसने रोते हुए पूछा कि मैंने क्या किया। कोई जवाब नहीं मिला। बस उसी दिन वसुधा समझ गई, मेरे अंदर कुछ बहुत गलत है। अगर आप यही सोच रहे हैं प्रिय दर्शकों कि एक बच्ची इस सच के साथ कैसे जिएगी, तो आगे सुनिए, क्योंकि उसकी परीक्षा तो अभी शुरू हुई है। कुछ साल बाद एक युवा वैद्य महल में आया। उसका नाम था आर्यक। बाकी लोगों की तरह वह वसुधा से डरा नहीं। उसने बस इतना कहा, तुम बीमार नहीं हो, तुम्हें बीमार बनाया गया है। यह पहला वाक्य था जिसने वसुधा के अंदर सवाल जगा दिए, और यही सवाल राजा और गुरु के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला था। प्रिय दर्शकों, आगे हम जानेंगे वसुधा को पूरा सच कैसे पता चलेगा। नागलोक का दोबारा हस्तक्षेप, वह शादी जो मौत बनेगी, और पहली बार वसुधा का खुद का फैसला।
जिस रात वसुधा ने पहली बार खुद को आईने में डरते हुए देखा, उसी रात नागलोक में हलचल हुई। नाग माता सुषेणा गहरे ध्यान से बाहर आई। उन्होंने साफ देख लिया था, धरती पर विष कन्या अब केवल हथियार नहीं रही। नाग माता बोली, अब समय आ गया है। अगर इसे सच नहीं बताया गया तो यह शाप पूरे लोक को जला देगा। नागलोक से एक संकेत भेजा गया। धरती पर आर्यक की नींद टूट गई। उसने एक सपना देखा, एक स्त्री, आदि मानव और आदि नाग, जो कह रही थी अगर वसुधा को बचाना है तो पहले उसे सच बताना होगा, और पूरा सच। राजा देवदत्त अब वसुधा से डरने लगा था। वह समझ गया था, यह लड़की मेरे हाथ से निकल रही है। आचार्य कालकेतु ने कहा, महाराज, इसे आखिरी काम के लिए भेज दीजिए। इसके बाद इसे खत्म कर दिया जाएगा। दुश्मन राज्य मालवगढ़ के राजा से वसुधा का विवाह तय कर दिया गया। यह विवाह नहीं था, यह एक हत्या थी। लेकिन किसी को पता नहीं था कि इस बार मौत एक तरफा नहीं होगी। मालवगढ़ का राजा धर्मात्मा था। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। विवाह की रात वसुधा कांप रही थी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं हमेशा दूसरों की मौत का कारण ही बनूंगी? सुबह होते होते राजा मर चुका था। महल में कोहराम मच गया, लेकिन वसुधा अब रो नहीं रही थी। उसकी आंखों में कुछ टूट चुका था। अगर आपको लग रहा है दोस्तों कि वसुधा अभी भी वही मासूम लड़की है, तो आगे सुनिए, क्योंकि अब वह सवाल पूछने वाली है। वापसी पर आर्यक ने वसुधा को सब बता दिया। जहर, साजिश, राजा, गुरु, सब कुछ। वसुधा चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, मैं तो इंसान नहीं थी, मैं एक योजना थी। उसी रात नाग माता स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने कहा, पुत्री, तू शाप नहीं है, तू परीक्षा है। वसुधा की आंखों से पहली बार डर नहीं, आग निकली। आचार्य कालकेतु ने एक अंतिम यज्ञ रचा, महाविष यज्ञ। उसका उद्देश्य था वसुधा को पूर्ण विनाश में बदल देना। यज्ञ की आग साधारण नहीं थी, हवा तक जहरीली हो गई। वसुधा को यज्ञ में बैठाया गया, लेकिन इस बार वह बंधी हुई नहीं थी, वह खुद बैठी थी। जैसे ही यज्ञ अपने चरम पर पहुंचा, धरती कांप उठी, नागलोक खुल गया। नागमाता सुषेणा यज्ञ के बीच उतरी। उन्होंने आचार्य से कहा, जिस शक्ति को तुमने गुलाम समझा, वह आज तुम्हारा निर्णय करेगी। नागों ने यज्ञ को घेर लिया। राजा देवदत्त घुटनों के बल गिर पड़ा। यज्ञ की आग अब भी जल रही थी। आर्यक आगे बढ़ा। उसने वसुधा का हाथ पकड़ा। अगर यह विष किसी में समा सकता है तो यह मुझ में समा जाए। उसने खुद जहर खींच लिया। आर्यक गिर पड़ा, मर गया। वसुधा चीख उठी। यह चीख पूरे लोक में गूंजी। आकाश से आवाज आई, वसुधा, तू चाहे तो अमर हो सकती है, या स्वयं को मिटाकर विष को सदा के लिए खत्म कर सकती है। वसुधा ने आर्यक की ओर देखा, फिर बोली, अगर मेरी मौत से किसी की जिंदगी बचे तो यही मेरा चुनाव है। उसने आग में कदम रखा। आग बुझ गई, विष समाप्त हो गया। जहाँ वसुधा जली, वहाँ एक पेड़ उग गया, जिसका फल जहर को भी दवा बना देता था। नागमाता बोली, आज विष मरा नहीं, आज विष ने अपना अर्थ बदला है। विष कन्या मर गई, लेकिन सवाल छोड़ गई, क्या असली जहर उसके शरीर में था, या उन लोगों के मन में जिन्होंने उसे हथियार बनाया? अगर आपको लगता है कि वसुधा दोषी नहीं थी, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, वह शाप नहीं थी। तो मेरे प्यारे दर्शकों, कैसी लगी आपको यह अनोखी और अद्भुत
एक विष कन्या की कहानी। दोस्तों, यह कहानी और इसके पात्र तो बिल्कुल काल्पनिक हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पहले ज़माने में सच में शायद विष कन्याएँ होती थी और पुराणों में और इतिहास में उनका उल्लेख भी कहीं न कहीं ज़रूर मिल जाता है। दोस्तों, ऐसी ही अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए और भगवान की भी कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।